हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था से संबंधित है और आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। अब जैसा कि आए दिन अखबारों में छपता रहता है कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, तो आज हम लोग इन्हीं सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि भारतीय संविधान नागरिकता के किन प्रावधानों का उल्लेख करता है। वीडियो को ध्यान से आप देखिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का से लाभान्वित हो पाए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडियन सिटीजनशिप। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट्स हैं, भाग हैं, जिनको हिंदी में भाग कहा जाता है। 22 भाग हैं। 22 भाग में भाग 1 या पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, एक बार आप उसको भी देख लें। पार्ट 1 के बाद आज हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 2 से संबंधित है या भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 जो है वो आर्टिकल 5 to 11 तक है। पार्ट 1 जो था वो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक था। पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिटीजनशिप मतलब क्या है या फिर किस चीज का नाम है सिटीजनशिप। तो अब जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि द टर्म सिटीजनशिप रेफर्स टू द एंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ एनी कम्युनिटी और स्टेट इन विच अ सिटीजन एंजॉयज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब एक सिटीजन वो व्यक्ति है जो किसी देश में जब रह रहा है तो वहां के सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विथ अ पर्टिकुलर स्टेट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय प्लीडिंग हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट एंड बाय कैरिंग out duties like paying taxes, serving in the army during need, respecting national principles and values। जब कोई व्यक्ति अपने नागरिकता के हक का इस्तेमाल करता है तो उसका कर्तव्य भी है कि उस देश के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन वह करे। सवाल यह उठता है कि नागरिक कौन है। तो नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है जिसे उस समुदाय अथवा राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। नागरिक विदेशियों से अलग है, भिन्न है, क्योंकि विदेशियों को वो सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 to 11 इज रिलेटेड विद द सिटीजनशिप या नागरिकता। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं सिटीजनशिप के भारतीय संविधान में। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हम एक एक करके इन सभी अनुच्छेद के बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5 आर्टिकल नंबर 5। आप स्क्रीन पर देखें। आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन who has domicile in the territory of India and who was born in the territory of India or either of whose parents were born in the territory of India or who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। कहने का तात्पर्य है कि जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू किया गया तो यह समस्या उठ खड़ी हुई कि किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे नहीं माना जाए। उस समय तत्कालीन सरकार ने और संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में इस समस्या के समाधान हेतु एक प्रावधान किया और यह कहा गया कि अनुच्छेद 5 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जन्म तत्काल के भारत में हुआ हो जिस समय संविधान लागू हो रहा था तो वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर उसके माँ बाप या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा वंश के आधार पर। और अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में पार्टीशन के बाद भारत का जो राज्य क्षेत्र था उस राज्य क्षेत्र में पिछले 5 साल से रह रहा हो तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा।
अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6। ये कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को यहां पर डिफाइन किया गया है अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद नंबर 7 जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 7 में, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद की स्थिति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, बट रिटर्न टू इंडिया सब्सिक्वेंटली। कुल मिला के बात यह है कि अनुच्छेद 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के संबंध में है। अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के संबंध में है। अनुच्छेद नंबर 8 जो है वो ये कहता है कि दीज आर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड मैरिज। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत से बाहर जो लोग, भारतीय ओरिजिन के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जिनको हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय लोग। तो उन लोगों के बारे में है ये अनुच्छेद नंबर 8। उनके नागरिकता के क्या अधिकार होंगे वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता वहीं से समाप्त हो जाती है। अगला अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 10, वो कहता है कि एवरी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ enacted by the parliament। अनुच्छेद 10 का तात्पर्य यह है कि अभी तक हमने जिन अनुच्छेदों का जिक्र किया, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी अनुच्छेदों के में जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के आधार पर कोई भी अगर नागरिक भारत का नागरिक होता है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता उसे मिलती है तो उसके सभी नागरिकता अधिकार कंटिन्यूएंस में रहेंगे और बने रहेंगे। अब अगला है आर्टिकल नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 11 कहता है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। बाय द यूज ऑफ दिस आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस एन एक्ट फॉर सिटीजनशिप इन 1955। तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 11 में संविधान सभा ने भारत की संसद को यह अधिकार दिया कि आने वाले समय में, भविष्य में कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इसे तय करने का अधिकार भारत की संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। अपने इसी अधिकार का उपयोग करके भारत की संसद ने, पार्लियामेंट ने सन 1955 में एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट के बारे में अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में विशेष करके दो बातें बहुत महत्वपूर्ण दी गई हैं। पहली बात यह है कि किन किन आधारों पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर हिंदी में देखा जाए तो नागरिकता प्राप्ति की शर्तें। 5 शर्तें हैं, इसे याद रखिएगा। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप जन्म से भारतीय हैं। अगर आपके वंशज भारत के थे, आपके माँ बाप भारत के थे या उनके माँ बाप भारत के थे,
उनमें से कोई एक भी अगर भारतीय था तो आप बाय डिसेंट मतलब वंश के आधार पर भारतीय हैं। अगर आप किसी दूसरे देश के निवासी हैं और आप भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर आप भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दूसरे देश का कोई निवासी भारत सरकार में रिफ्यूजी के रूप में रहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में, अगर किसी दूसरे देश का नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में रिफ्यूजी के रूप में रहता है और बाद में भारत सरकार अगर चाहे तो उसे नागरिकता ऑफर कर सकती है। इसके लिए जो प्रावधान है उसका नाम है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के आधार पर या प्राकृतिक रूप से। अगला और पांचवा जो है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। किसी क्षेत्र की समाविष्टि के द्वारा अगर भारत सरकार भारत से बाहर के किसी क्षेत्र को या राज्य को या देश को जीत करके स्वयं में समाहित कर लेती है तो वहां रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ये 5 कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिए, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि भारत की नागरिकता को छोड़ देने का या त्याग देने के क्या प्रावधान है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मोड ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की समाप्ति की शर्तें। इसके लिए 3 शर्तें बताई गई हैं। पहला है बाय रिनंशिएशन, मतलब स्वेच्छा के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो यह समझा जाएगा कि उसने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। दूसरा है बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी के द्वारा। A person who has made declaration stating his willingness to renounce the citizenship shall cease to be the citizenship of India. अगर कोई व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं तो उसकी भारतीय नागरिकता सीज कर ली जाती है। या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो भारत के लिए नुकसानदेह है या उससे भारत की छवि खराब होती है तो उससे भारतीय नागरिकता से टर्मिनेट कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तीसरा और आखिरी है बाय डेप्रिविएशन। डेप्रिविएशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिक हुआ है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसने गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल भी किया है तो उसे भारत सरकार उसकी नागरिकता से डिप्राइव कर सकती है या वंचित कर सकती है। तो आपको याद ये रखना है कि भारत में नागरिकता हासिल करने की 5 शर्तें हैं और नागरिकता को छोड़ने की 3 शर्तें हैं। आप ये भी याद रखें कि भारत सरकार, भारत का संविधान एकल नागरिकता पर विश्वास करते हैं और यहाँ एकल नागरिकता अपनाई गई है। हम भारतीय लोग चाहे किसी राज्य में हमारा जन्म हुआ हो, हम केवल और केवल इंडियन हैं, भारतीय हैं, न कि हम बिहारी हैं, बंगाली हैं, झारखंडी हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं या तमिल और तेलुगु हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग इस सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में बना, इसमें समय समय पर संशोधन हुए। क्या क्या संशोधन हुए और उनमें क्या प्रावधान रखे गए इसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 1986 का संशोधन, यह विशेषकर असम राज्य से संबंधित था। असम राज्य में जो इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे थे, गैर कानूनी रूप से जो बाहर के लोग असम में आकर रह रहे थे, विदेशों के लोग शरणार्थी के रूप में, उसे भारत सरकार ने सिटीजनशिप ऑफर की थी। अगला संशोधन 1992 में हुआ, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से कहीं बाहर किसी दूसरे देश में हुआ है परंतु जन्म के समय उसके माँ बाप या दादा दादी में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता ऑफर की गई। अगला संशोधन 2003 में हुआ। ये 2003 वाला जो संशोधन है ये पंजीकरण के आधार पर जिन लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है उनसे संबंधित है, उसमें और प्रावधान जोड़ दिए गए। अगला संशोधन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, 2005 का है। यह जो है वो पीआईओ से संबंधित है। पीआईओ का क्या मतलब है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय उद्भव के लोग। तो 2005 के संशोधन में भारत सरकार ने 16 विभिन्न देशों में रहने वाले पीआईओज को भारत की दोहरी नागरिकता ऑफर की।
कहने का तात्पर्य आप जहां रह रहे हैं वहां के भी नागरिक आप रहे और साथ साथ आपको भारत का नागरिक भी बना दिया गया। अब हमें यह जानना है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, एनआरआई क्या होता है और पीआईओ क्या होता है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, overseas Indians of India includes a person of Indian origin being a citizen of a specified country. Was citizen of India immediately become citizen of other country and registered as OCI by the central government. तात्पर्य यह है कि 2003 में जो लोग इंडियन ओरिजिन के थे और कहीं दूसरी जगह रह रहे थे, तो यहां कह रहा है कि उनको भारत का नागरिक माना जाता है, ओसीआई माना जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं बट ओरिजिन इंडियन है, उन्हें ओसीआई कहा जाता है। एनआरआई क्या है? एनआरआई इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट एंड हैज टेम्पररीली इमिग्रेटेड टू द अदर कंट्री आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और एनी अदर पर्पस। एनआरआई वैसे लोग हैं जो भारतीय उद्भव के हैं, जो व्यवसाय वाणिज्य के कारण या शिक्षा प्राप्त करने के लिए या किसी दूसरे उद्देश्य से किसी दूसरे देश में भी अस्थायी रूप से रह रहे हैं, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, टेम्पररी। तीसरा है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अ पीआईओ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑफ अदर कंट्री। हमें यह भी देखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009 जो भी हाल में काफी चर्चा में रहा, इसके क्या प्रावधान है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स इंडियन सिटीजनशिप फॉर ऑल दोज पर्सन और रिफ्यूजीज who migrated from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh after independence till December 2014 and who are religious minorities in those countries for Hindu, Sikh, Parsi, Buddhist and Christian. CA 2019 जो हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है, मुख्यतः बात इसमें यही है कि भारत सरकार 3 देशों से आए हुए शरणार्थियों को, वो 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो वहां पर प्रताड़ित हो रहे थे, उन्होंने वो देश छोड़कर के भारत की शरण ले ली और अब भारत में रह रहे हैं। और दिसंबर 2014 तक ऐसे जितने भी रिफ्यूजी भारत में आ चुके हैं उनको भारतीय नागरिकता ऑफर की गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, वो बहुत जल्द वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। आगे अब हम देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, पीआईओ कार्ड क्या होता है। तो अ पीआईओ कार्ड एप्लीकेंट हैज टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसा कि आपको बताएगा कि पीआईओ वाले लोग जो होते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, अदर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। Or a person who has held an Indian passport at any time, or is this pause for an Indian citizen or a person of Indian origin। कहने का मतलब अपने पड़ोसी देश के जो लोग हैं उनको छोड़ करके अन्य किसी दूसरे देश में अगर इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे पीआईओ कार्ड इशू किया जाता है। ओसीआई कार्ड क्या है? तो एन ओसीआई कार्ड इज फॉर फॉरेन नेशनल्स, विदेशियों के लिए है, हु वेर एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 और वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर दैट डेट, 26 जनवरी 1950, है ना, को या उसके बाद के ऐसे विदेशी लोग जो भारतीय तो नहीं है लेकिन भारतीय नागरिकता की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उनको ओसीआई कार्ड सरकार द्वारा इशू किया जाता है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि एप्लीकेशंस फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वेर नॉट अलाउड। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की ओसीआई कार्ड नहीं हासिल हो सकती है, उनके लिए यह अलाउ नहीं किया गया है।
एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि OCI कार्ड जो है वो डुअल सिटीजनशिप का उदाहरण नहीं है। देयर आर नो वोटिंग राइट्स फॉर एन OCI कार्ड होल्डर। कुछ अन्य जो तथ्य हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक या प्रथम नागरिक माना जाता है। The issue of citizenship plays a vital role in the democratic nation state and hence citizenship is a significant principle of a democratic polity. लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकता बड़े काम की चीज है और काफी असरदार चीज है, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार हमने आज नागरिकता के विभिन्न प्रावधान जो संविधान के द्वारा उल्लिखित हैं उनके बारे में चर्चा की है। हमने ये भी देखा कि संविधान के द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 11 के द्वारा प्रदत्त संसद को जो अधिकार है उसका उपयोग संसद ने कैसे किया और करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को निर्मित किया। उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। हालिया संशोधन जो है वो 2019 में हुआ है। आप जानते ही हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शॉर्ट में इसे CAA कहा जाता है। हमने ये भी देखा कि PIO का क्या मतलब होता है, OCI का मतलब क्या होता है, NRI का मतलब क्या होता है, PIO कार्ड क्या है, OCI कार्ड क्या है, भारत के प्रथम नागरिक कौन है। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो भी याद रखें, भारत सरकार हर वर्ष NRI डे मनाती है 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में। यह सालाना मनाए जाने वाला एक उत्सव है। NRI डे का मतलब है नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। इस दिन पूरे विश्व में जो इंडियंस फैले हुए हैं उनमें जो इमिनेंट पर्सन हैं जिन्होंने अपने जहां वो रह रहे हैं वहां पर अच्छी ख्याति अर्जित की है, अच्छा काम किया है, उसको भारत सरकार बुलाकर सम्मानित करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम NRI डे क्यों मनाते हैं। तो उसका जवाब यह है कि NRI डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन मतलब 9 जनवरी 1915 को भारतीय इतिहास का एक डेट है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए हम और हमारी सरकार प्रति वर्ष 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे को सेलिब्रेट करती है। आज का वीडियो इस प्रकार समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आगे आने वाले वक्त में हम अलग अलग संविधान के एक अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग पार्ट और भाग जो हैं उनके वीडियोस लेकर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। कहीं भी कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।